नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीबी लाइव पर। आप देख रहे हैं मेरा खास शो नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग से पहले नरेंद्र मोदी सरकार को अचानक से ख्याल आया कि सिलेंडर बहुत महंगा है और कुछ दाम कम करके रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को खुश कर देना चाहिए। उन्हीं बहनों को जिनसे उन्होंने लगातार लूट मचाई और उसके बाद अब उन्हीं को 200 रुपए का यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तीसरी मीटिंग से पहले नरेंद्र मोदी सरकार को अचानक से ख्याल आया। जी, तो फिलहाल जो है उनकी तरफ से ये 200 रुपए का तोहफा रक्षाबंधन के मौके पर उनको दिया गया है और उसको लेकर आप ये देखें कि किस तरह से पोस्टर पर पोस्टर तमाम मंत्री, तमाम लोग जो हैं उसको इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं कि जैसे पता नहीं कितना बड़ा तोहफा जो है रक्षाबंधन से पहले दे दिया गया है, और वो भी रक्षाबंधन से एक दिन पहले। सवाल ये पूछा जा रहा है कि रक्षाबंधन से एक दिन पहले ये तोहफा आखिर क्यों दिया गया है? क्या रक्षाबंधन के दिन माताएं बहनें जो हैं, खासतौर पे बहनें वो लाइन में लगकर क्या उस सिलेंडर को खरीदेंगी? दूसरी बात, क्या इंडिया गठबंधन की जो तीसरी मीटिंग है उससे इस तरह से घबराए हुए हैं नरेंद्र मोदी कि उससे पहले कुछ ऐसा बड़ा करना चाहते हैं कि ताकि एक पॉजिटिव खबर जो है वो चारों तरफ फैले और अटेंशन जो है वो इंडिया गठबंधन की खबरों से किसी और तरफ चला जाए। इस सबके इतर राहुल गांधी आज बेंगलुरु में थे। राहुल गांधी वहां पर गृह लक्ष्मी योजना, जिसका वादा कर्नाटक इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने किया था, उसको इनॉग्रेट करने के लिए वहां पर पहुंचे। राहुल गांधी ने बटन दबाया और बटन दबाकर वहां पर यह कहा कि 2,000 रुपए पर मंथ, यानी कि हर महीने जो कर्नाटका की 1.28 करोड़ जो महिलाएं हैं उनके खातों में जाएगा। और इसको एक तरह से गेम चेंजर के तौर पर देख रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा कि 100 दिन में जो हमने किया था वो करके दिखाया, 100 दिन में जो 5 वादे थे वो हमने पूरे करके दिखाए हैं। तो एक तरफ तो 2,000 रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगे। दूसरी तस्वीर आपको याद होगी, शिवराज सिंह चौहान ने रक्षाबंधन से पहले बड़ा एक आयोजन किया जहां पर महिलाओं को इकट्ठा किया गया और कहा कि बटन दबाते ही देखिए 250 रुपए आपके अकाउंट में जा रहे हैं। तो 250 रुपए एक बार माताओं बहनों को देने के लिए मामा जी ने एक बड़ा फंक्शन किया और उसको देखिए किस तरह से प्रचारित और प्रसारित किया गया तमाम टीवी चैनल्स के माध्यम से। और दूसरी तरफ हर महीने, ये कोई एक बार का वादा नहीं है बल्कि हर महीने 2,000 रुपए कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है वो वहां की 1,28,00,000 महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देंगे। आज से इसकी शुरुआत कर दी गई, बटन दबाते उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए, ये कांग्रेस ने दावा किया है। और इस सबके इतर जो इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग होने जा रही है तीसरी महाराष्ट्र में 31 और 1 तारीख को, उससे पहले जैसा मैंने आपको पहले ही प्रोग्राम में बताया था कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी जो है और उसका जो गठबंधन है उसकी भी मीटिंग से ठीक उसी दिन 1 सितंबर को होने जा रही है। इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती से शायद अंदर खाने कोई बात चल रही है और मायावती भी इस गठबंधन का हिस्सा हो सकती हैं। लेकिन मायावती ने आज एक के बाद एक 4 ट्वीट करके भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन में जो जितनी भी पार्टियां हैं उन सबको एक साथ एक म्यार में खड़ा कर दिया है। उन सबको एक तरह की पार्टी उन्होंने बताया है। मैं आपको पढ़ के ही बता देती हूँ जो उन्होंने ट्वीट किया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन अधिकतर गरीब विरोधी, जातिवादी, सांप्रदायिक और धन्ना सेठ समर्थक व पूंजीवादी नीतियों वाली पार्टियां हैं और जिनकी नीतियों के विरुद्ध बीएसपी अनावृत संघर्षरत है और इसीलिए इनसे गठबंधन करके चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और कहा कि मीडिया इस तरह की बेतुकी खबरें फैलाना, फेक खबरें फैलाना बंद करे। कहीं ना कहीं जो और ट्वीट किए हैं उसमें मायावती का अहंकार भी नजर आता है और ये दिखता है कि क्या वाकई मायावती इस स्थिति में है जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल अपने आप को राजनीतिक तौर पर साइडलाइन कर दिया है कि वो स्थिति में है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कह सके और अकेले दम पर चुनाव लड़के वो इस स्थिति में आ सके कि वो बार्गेन कर सके। तीसरी जो इंपॉर्टेंट खबर वो है चाइना से जुड़ी हुई। जी हाँ, G20 का सम्मेलन भारत में हो रहा है। 3 दिन तक दिल्ली जो है पूरी तरीके से बंद रहेगी इस सम्मेलन के दौरान
और उससे उसमें शी जिनपिंग भारत में के मेहमान हो सकते हैं। और उससे पहले आप ये देखिए, ब्रिक्स सम्मेलन के जस्ट बाद, G20 सम्मेलन से जस्ट पहले जो चाइना है उसकी तरफ से एक नक्शा जारी किया गया है, जिसमें अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को उसने अपना हिस्सा बताया है। और उसको लेकर राहुल गांधी एक बार फिर से हमलावर हुए हैं और उन्होंने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं चाइना को लेकर, जो राहुल गांधी लगातार करते रहे हैं। इससे जुड़ी हम आपको बाइट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आज जब बेंगलुरु में राहुल गांधी थे और उस वक्त जब ये पूरा प्रोग्राम हो रहा था, तो एक बहुत ही खूबसूरत सी एक तस्वीर, एक वीडियो जो है सामने आया है कि किस तरह से एक सहजता, जो बार बार कहती हूँ, एक सहजता जो राहुल गांधी में नजर आती है, जो बुजुर्ग उनके लीडर हैं, खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की मैं बात कर रही हूँ, किस तरह से उनकी इज्जत उनके जहन में है और दोनों में जो एक सामंजस्य है वो साफ तौर पर नजर आया। तो वीडियो पहले आप देखिए, फिर मैं मेहमानों के पास जाऊंगी। मैं टीम से कहूंगी कि वो वीडियो ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಕರಾಗಿ ನಾನು ಶಂಕರ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ನಾನು ಅಪರ್ಣ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವರವಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯೇ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆಯತ್ತ ಒಂದು ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ तो ना सिर्फ बोतल खोली बल्कि बाकायदा तौर पर गिलास में पानी पलटा और उनको दिया। और ऐसी तस्वीरें आपको भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में देखने के लिए नहीं मिलती होंगी। वहां तो किस तरह से जो उनके बुजुर्ग लीडर हैं उनके साथ क्या कुछ किया गया है वो सब आपके सामने है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया, इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राकेश पाठक और इसके साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं हेमंत अत्री जी, सीनियर जर्नलिस्ट। दोनों मेरे साथ जुड़ गए हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। राकेश जी, शुरुआत आपसे मैं करना चाहूंगी। सबसे पहले तस्वीर आपने देखी, बेहद खूबसूरत है तस्वीर, लेकिन उससे पहले एक तरफ हमने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश में 250 रुपए बहनों को दिए जाते हैं, तो उसके लिए एक बड़ा फंक्शन का आयोजन किया जाता है और बहुत जोर शोर से कहा जाता है, देखिए मैंने बटन दबाया और 250 रुपए आपके अकाउंट में। तो 250 रुपए के लिए पूरा फंक्शन किया जाता है एक बार जो दिए जा रहे हैं रक्षाबंधन पे। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो वादा किया गया था कांग्रेस की तरफ से उसे पूरा करते हुए 2000 रुपए पर मंथ जो है वो 1,28,00,000 महिलाएं जो है उनके अकाउंट में हर महीने ट्रांसफर किए जाएंगे। 2000 रुपए एक ऐसा अमाउंट होता है जिसमें कुछ जरूरत की, कम से कम ग्रोसरी का सामान अगर महिलाएं चाहें तो वो खरीद कर गुजारा कर सकती हैं। आपको कितना बड़ा लगता है ये कदम और कैसे देखते हैं आप इन दोनों चीजों को? देखिए, अगर मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है उसकी बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर में तो वो एक तरह से अनैतिक है, अपराध है, क्योंकि मोदी जी तो रेवड़ी कल्चर को खत्म करने आए हैं और उन्हीं की पार्टी की सरकार, उन्हीं के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह रेवड़ियां बांट रहे हैं वो नरेंद्र मोदी की नजर में तो ठीक नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनाव की बेला है, उनकी पार्टी कर रही है और वे खुद इसमें साथ साथ शामिल हैं। जहां तक कर्नाटक का प्रश्न है, कर्नाटक की सरकार चुनाव में किए गए सारे वादों को एक एक करके पूरा करती जा रही है। कोई भी राजनीतिक दल हो, सत्ता में आने पर उसे अपने वादे पूरे करना ही चाहिए। अंतर दोनों चीजों में यह है कि मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों में से चंद महीने निकाल दें कमलनाथ, उमा भारती और बाबूलाल गौर के, बाकी के 18 साल तो खुद शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी पार्टी की सरकार रही है, लेकिन ऐन चुनाव के वक्त पर वे इस तरह से लोक लुभावन योजनाएं लागू कर रहे हैं या घोषित कर रहे हैं। कर्नाटक में सरकार बन चुकी है, पार्टी चुनाव जीत चुकी है और चुनाव में किए गए वादों को अमल में ला रही है। ये दोनों चीजों का अंतर है। जनता इसे किस रूप में लेगी ये नवंबर में पता चल जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में।
लेकिन कुल मिलाकर अभी जो परिदृश्य है उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नवंबर 2023 और अप्रैल मई 2024 दोनों चीजों को लेकर चिंतित है। उसके माथे पर नवंबर दिसंबर की सर्दियों का पसीना भी है और मई जून में आने वाली अगले साल की मई की गर्मियों का पसीना भी अभी से उसके माथे पर हम देख सकते हैं। इसलिए ताबड़तोड़ ऐसी चीजें हो रही हैं। साथ साथ में समानांतर रूप से आपने अपने इंट्रो में कहा कि इंडिया जो गठबंधन है उसकी बैठक कल होने वाली है मुंबई में, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी एक तरह से हड़बड़ाई हुई है। पता नहीं उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गठबंधन से उसे कोई खतरा है, और वो जो घबराहट है उसे अलग तरीके से अभिव्यक्त कर रही है। वो उसकी घबराहट बताती है। उस पर मैं दूसरे राउंड में आऊंगा, थोड़ी एक आध चीज आपको प्रमाण के रूप में भी दिखाऊंगा, तब हम उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो लोक लुभावन वादे हैं वो सब पार्टियां करती हैं, लेकिन वो कितना निभाती हैं, चुनाव के बाद उनका कितना क्रियान्वयन होता है, इसका उदाहरण कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। एक अंतिम बात, मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, जैसे सावन के महीने में 450 रुपए का एलपीजी सिलेंडर देने का वादा मध्य प्रदेश की लाडली बहनों से शिवराज सिंह ने किया। इसमें दो बातें हुई। एक तो इसकी कोई तैयारी नहीं की गई कि किन्हें ये लाभ मिलेगा, क्योंकि एक बहुत तकनीकी पक्ष शायद मैं पहली बार उठा रहा हूं कि बहुत सारे एलपीजी कनेक्शंस लोगों के घरों में पुरुषों के नाम होते हैं। तो क्या शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का आकलन किया कि 70 से 80% एलपीजी कनेक्शन अगर घर के मुखिया के नाम है, यानी कि पुरुष के नाम है, तो ये जो लाभ आप 450 रुपए का देने वाले हैं वो कैसे दिया जाएगा? तो ये कई सवाल हैं जिन पर अभी चर्चा होना बाकी है। लेकिन मध्य प्रदेश के खजाने पर कितना बोझ है इसकी कल्पना कर लेना भी, इसकी चर्चा कर लेना भी जरूरी। 3 लाख करोड़ का बशरा साहिबा कर्जा है मध्य प्रदेश सरकार पर। 20,000 करोड़ सालाना ब्याज दे रही है शिवराज सिंह की सरकार। जी आपको यहाँ पे मैं रोक रही हूँ क्योंकि और हेमंत जी आपके पास मैं आऊं, इससे पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे पहले दर्शकों को वहां पर लिए चलते हैं। इसलिए ज्यादा लंबी बात मैं भी नहीं करना चाहता हूं। बाकी सारी बातें तो हम पूरे विस्तार से परसों करने ही वाले हैं, परसों वापस हम मिलने वाले हैं। लेकिन इतना ही मैं कहूंगा कि हम जितने सारे लोग, हाँ हमारी विचारधारा अलग अलग है, जरूर है, लेकिन उद्देश्य एक है, वो हमारे देश की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, और फिर से दोबारा अपने देश में तानाशाही, अगर मैं कहूं आजादी की जंग जो हुई थी, अशोक जी आपने जो बात कही ये बात सच है कि चले जाओ, मला वाटतं आपल्या मुंबईतच सुरुवात झाली होती, गवालिया टैंक, तो चले जाओ क्यों, किसको? ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे ना। अगर उनको भगाते नहीं हम लोग, पूरी ताकत रास्ते पे नहीं उतरती, तो ब्रिटिश भी तो विकास कर ही रहे थे। हमें विकास भी चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ हमें आजादी भी चाहिए, और विकास से भी ज्यादा ऊंची हमारी आजादी है। उसकी रक्षा करने के लिए हम सारे इकट्ठा आए हैं, और विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन उद्देश्य एक है, और इसी को तो हम लोकतंत्र मानते हैं, प्रजातंत्र मानते हैं, लोकशाही मानते हैं। आणि ती लोकशाही वाचवण्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत, एकत्र राहू, आणि आमच्या भारत मातेच्या हातापायात पुन्हा कोणत्याही हुकुमशहाला बेड्या घालायला देणार नाही, ही शपथ घेऊन आम्ही पुढे जाणार आहोत। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पर उद्धव ठाकरे को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधाराएं भले ही अलग अलग है, लेकिन मकसद एक है, हमें विकास चाहिए, लेकिन हमें अपनी आजादी भी बेहद प्यारी है। और एक मैसेज दिया गया है, खासतौर पर जिस तरह से लगातार शरद पवार को लेकर सवाल उठ रहे थे कि एक साथ एक मंच पर 31 से पहले, यानी कि कल जब एक फॉर्मल डिनर होगा और 1 तारीख को फिर तमाम रूपरेखा जो है तैयार होगी, कई अहम फैसले लिए जाएंगे, उससे पहले इन दोनों का साथ में आना, जाहिर सी बात है, और कांग्रेस भी साथ में है, साथ में आना एक तरह का एक मैसेज भी दिया गया है। और उन तमाम संभावनाओं को जिसको लेकर लगातार जो मीडिया है सवाल उठा रहा था, उसको भी शांत करने की कोशिश है। हेमंत जी, इंडिया गठबंधन की मीटिंग होने जा रही है और 1 तारीख को उसकी पूरी रूपरेखा जो है वो तैयार होगी। कई अहम ऐलान होंगे, संयोजक का ऐलान, एक तरह से झंडा, लोगो, ये तमाम चीजें,
सीट शेयरिंग को तो नहीं लगता मुझे कि इस बार इसको लेकर कोई बात होगी या इतनी जल्दी कोई बात होगी, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें इस पर हो सकती हैं। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, नीतीश कुमार लगातार ये कह रहे हैं कि कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन उसी कुनबे का एक सदस्य तो उसने तो उस तौर पर कह दिया जिसकी आशंका जताई जा रही थी कि आ सकती है मायावती। और मायावती का ये कहना है मंजी कि जो 26 दल हैं और जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए के जितने भी दल हैं, उन सबको एक तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, एक ही विचारधारा का बताना और अपने आप को उससे बिल्कुल अलग और पाक और साफ सुथरा बताना, क्या दिखा रहा है? अभी भी मायावती में वो उनका जो अहंकार है वो नजर आ रहा है। अभी तो उनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ ट्विटर तक सिमट कर रह गई है, जमीन पर तो वो दिख ही नहीं रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको अनम्यूट कर लीजिए। जी जी। मायावती जी की जो कमांड एंड कंट्रोल है पिछले कुछ समय से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास, और ये बात कहने में किसी को ये अहंकार लग सकता है। मैं जो उनकी पिछले 3-4 साल से जो गतिविधियां देख रहा हूं मायावती जी की, वो निश्चित तौर पे मजबूरी ज्यादा है, अहंकार कम है। जिस तरह के दबाव में वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, आप मुझे बताइए, जो पार्टी 10 साल पहले सत्ता में थी, आज उस पार्टी का उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी विधानसभा में केवल एक सांसद, एक विधायक है। और अगर 10 सांसद लोकसभा में हैं, वो भी केवल इस कारण से है कि पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ उनका अलायंस था 2019 में। 2014 में आपको याद दिला दूं, एक भी सांसद नहीं था बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा के अंदर। ये तो मायावती जी की ओवरऑल स्थिति है। और मायावती जी के बारे में तो उत्तर प्रदेश में यहां तक भी कहा जाता है कि उनकी टिकटें जातीय समीकरणों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बांटते हैं। ये आमतौर पर वहां पर जर्नलिस्ट साथी बताते हैं। अब जो स्थिति है, मायावती के बारे में कोई भी चीज एक्सपेक्ट करना किसी भी तरीके से, ना तो इस तरफ ना उस तरफ, उनका काम केवल क्या रह गया है कि जो भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है उनकी डोर उस तरफ खींच ली जाती है। यहां तक तो मायावती की बात है। और जो लोग ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ मायावती आ सकती हैं, तो मैं बिल्कुल स्पष्ट बता दूं आपको, लोकसभा चुनाव के परिणाम से पहले मायावती भारतीय जनता पार्टी से दूर नहीं जा सकती, तमाम मजबूरियों के चलते। एक पक्ष तो ये बड़ा स्पष्ट मान लीजिए। जहां तक जो इंडिया गठबंधन की बात है, इंडिया गठबंधन की जो आज कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें शरद पवार और अभी उद्धव ठाकरे दिख रहे थे, ये एक सामान्य प्रोटोकॉल है कि जब भी इतना बड़ा आयोजन होता है तो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। रही बात इंडिया गठबंधन की मीटिंग की, उसमें केवल 3 चीजें होने वाली हैं। सबसे पहले लोगो और झंडा जारी किया जाएगा। लोगो और झंडा एक ही बात है, उसको जारी कर दिया जाएगा। जो 11 सदस्यीय कोर कमेटी बननी है, उसके ऊपर मंथन होगा, मोस्ट लाइकली वो क्लियर हो जाएगी। उसमें भी बहुत बड़ा संकट क्या है कि दल तो 28 है और कोर कमेटी में सदस्यों की संख्या 11 है, जो इन्होंने अभी तक वो बढ़ाया है, प्लानिंग किया है। तो इससे क्या कुछ लोग लेफ्ट आउट महसूस नहीं करेंगे? इसमें क्या सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, या ये मान लिया जाएगा कि हर एक दल का एक प्रतिनिधि जरूर आ जाए कोर कमेटी में फॉर द सेक ऑफ इट? एक ये पक्ष है। तीसरा पक्ष इसमें यह है कि कन्वीनर कौन होगा। नीतीश कुमार को चाहते थे सब लोग कि नीतीश कुमार बन जाए, लेकिन अब के जो सूरत हाल है उसमें ऐसा लगता है जैसे सोनिया गांधी यूपीए की कन्वीनर थी, उसी तरीके से शायद एक दलित चेहरा होने के नाते, क्योंकि नीतीश ने मना कर दिया है, दलित चेहरा होने के नाते मुझे लगता है कि इनको जो कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनकी वरिष्ठता को देखते हुए, उनके अनुभव को देखते हुए इस बात पे सहमति बन सकती है कि उनको बढ़ा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने इस जो पूरे का पूरे गठबंधन को सिंगल हैंडेडली ड्राइव भी किया है नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के साथ। सीजन्ड पॉलिटिशियन है, उनके प्रति सबका सम्मान और श्रद्धा भी है। और इसमें जो एक चीज और होने वाली है कि जो इसको एक फॉर्मलाइज रूप दिया जाएगा गठबंधन को, उसके प्रवक्ता और उसके कम्युनिकेशन की तमाम स्ट्रेटेजी, कौन लोग होंगे, कौन ऑथोराइज्ड होंगे, वो सारी बातें इसमें निकल के आने वाली है। जहां तक टिकटों की बात है, जहां तक सीट एडजस्टमेंट की बात है, इस चीज को आप भूल जाइए अगले 4 महीने के लिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बेसिकली एक बात हम सबको समझनी होगी कि जितने भी विपक्षी दल हैं और खासतौर पर जो क्षेत्रीय दल हैं, उन सब के सामने अपने अस्तित्व का संकट है आज की तारीख में। तो इसलिए सबके सब केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए यहां पर देखिए, बहुत सारे आप कहेंगे आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस, आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा और तमाम इस तरह की चीजें। और ये कंट्राडिक्शन केवल इस गठबंधन में नहीं है, एनडीए गठबंधन में भी बहुत सारी कंट्राडिक्शन है। वो स्टेट्स में कुछ कहते हैं, सेंटर में आके कुछ कहते हैं। ये कुछ नया नहीं है भारतीय राजनीति के लिए। असली चीज ये है बुशरा जी कि क्या नवंबर दिसंबर में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के परिणाम आएंगे, तब तक क्या ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन अपने जो सारे के सारे सिर जोड़े हैं उन सिरों को कायम रखता है एक, या इसमें एक आधा दल और भी आता है? बसपा को आप भूल जाइए, बसपा तो वो करेगी जो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी।
लेकिन असली चीज है जब तीनों चारों स्टेट्स के चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे तब इस इंडिया गठबंधन का भी मोमेंटम बढ़ेगा। जैसा डॉक्टर राकेश ने एक बड़ी बढ़िया बात कही कि आज कर्नाटक के अंदर क्या हुआ, कहां तो आप 250 रुपए बांट रहे हो, कहां आप सिलेंडर की 200 रुपए कीमत कम कर रहे हो। मुझे एक बात बता दीजिए, ये पूरे देश को कोई मीडिया वाला बता नहीं रहा, 2020 में सिलेंडर की कीमत कितनी थी? 580 रुपए। और इन पिछले 3 सालों में आपने कितनी बढ़ा दी? 1110 रुपए कर दी। आपने अपनी बहनों से 450 रुपए जेब से निकाल करके 200 रुपए उनको दे दिए। तो आपने तो बड़ा गजब का रक्षाबंधन बनाया भाई। तो ये देश जो है इसको जगाएगा कौन? मुझे लगता है इस गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन की जो कल की मीटिंग है, इसका दबाव है। और अभी तो आप देखिए पेट्रोल डीजल में क्या होने वाला है, कई 27 लाख करोड़ रुपए के आसपास की डकैती हुई है लोगों की जेब पे पिछले कुछ समय में। सस्ता तेल, रशिया से कितना सस्ता तेल आया है, उससे किसको लाभ हुआ है? हिंदुस्तान के तो किसी 140 करोड़ में से किसी एक आदमी को एक नए पैसे का लाभ हुआ हो तो बता दीजिए, वो पैसा किसके पास गया, किसकी जेब में गया? तो इन सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के सामने दो बड़े भारी संकट आने वाले हैं। अभी तो एक रिपोर्ट और आने वाली है अडानी की, आज कल में आने वाली है, और उसके संकेत बिल्कुल स्पष्ट हो गए हैं कि क्या हुआ है। अडानी का एक चीज है जिसको मीडिया, जिसका नाम भी लेना नहीं चाहता, कल हियरिंग थी सुप्रीम कोर्ट में, किसी अखबार में खबर दिखा दीजिए क्यों टल गई। दूसरा पक्ष जो ये इंडिया गठबंधन का हो रहा है, और तीसरा जो आज कर्नाटक की सरकार ने किया है। कर्नाटक, मुझे ये बताइए, राजस्थान की सरकार 500 रुपए का सिलेंडर दे सकती है, तो नरेंद्र मोदी तो उनसे बड़े नेता है ना, वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं, तो वो क्यों नहीं देते 500 रुपए का सिलेंडर? कहां दिक्कत है? ये सारी चीजों पे ये एक्सपोज हो रहे हैं। और सबसे बड़ा जो कष्ट वाला, जो आपने एक बिंदु जो आप आगे डिस्कस करेंगे मुझे उम्मीद है, जो चाइना वाला जो इशू है ना, वो इनकी कमर तोड़ने वाला है। 2019 बिल्कुल, मैं उस पर आऊंगी। नोटंकी बालाकोट की और जो ये नोटंकी करके आए थे, उसमें आप देखेगा चाइना वाले मसले पे इनकी जो कथित राष्ट्रवाद है, जहां इनकी जुबान नहीं खुल रही है, ये सारी चीजें इनके लिए ऐसी वाटरलू साबित होंगी कि इनकी जो लफाजी है धरी रह जाएगी और इनको मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। और इस सबके बीच मैं चाइना वाले इशू पर आऊंगी और इस पर हम अलग से अभी बात करेंगे, लेकिन उस सबके बीच राकेश जी, अभी हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं सबकी तरफ से ये ट्वीट किया जा रहा है, जैसे ही एलपीजी सिलेंडर के दाम जो है 200 रुपए कम किए गए। और ये रणदीप सुरजेवाला का ये ट्वीट है, लूटो प्रॉफिट कमाओ, गिफ्ट देने का नाटक करो, यह है मोदी की एलपीजी योजना का कड़वा सच। पिछले 9.5 सालों में मोदी सरकार ने लगातार एलपीजी के दाम बढ़ाकर 31.37 करोड़ रुपए जो है वो लूटे हैं लोगों से। और उसके बाद पूरा का पूरा उन्होंने एक मैथमेटिक्स जो है वो दिया है और पूरे आंकड़े उन्होंने दिए हैं। एक लंबा ट्वीट है जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे पहले लूटा गया और फिर उसमें से चंद रेवड़ियां देकर ये कहा जा रहा है कि देखिए कितना बड़ा दिल दिखाया है नरेंद्र मोदी ने बहनों के लिए। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश इलेक्शन से पहले भी ऐसे ही दाम कम किए गए थे और जैसे ही इलेक्शन में जीत हासिल हुई उसके बाद हर महीने 50-50 रुपए करके एलपीजी के दाम जो है वो बढ़ा दिए गए। तो ये साफ तौर पर अब लोगों की समझ में भी आ रहा है कि भाई आपने 9-9.5 सालों में सिर्फ लूटा, और अब इलेक्शन से पहले, 5 राज्यों के इलेक्शन से पहले, इंडिया गठबंधन की मीटिंग से पहले आप 200 रुपए कम करके, वो भी सिर्फ उज्ज्वला योजना के तहत जो सब्सिडी मिलती है वो, सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि जो नॉर्मल आप जो सिलेंडर खरीदते हैं उसके लिए सरकार ने ये कह दिया है कि उसका भार जो है वो पेट्रोलियम जो कंपनीज हैं वो झेले, उनके शेयर में गिरावट आ गई है इसके बाद से। देखिए, एलपीजी की कीमतों के कम होने का मामला बहुत मजेदार है। कल ऐसा लगा कि जैसे ही सरकार ने कीमतें कम करने की बात कही तो एक मैकेनाइज वे में सारे भाजपा शासित मुख्यमंत्री, मंत्री, उनका सोशल मीडिया सेल, आईटी सेल सब मिल गए, एकजुट होकर एक सुर में हुआ करने लगे कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बहनों को तोहफा दिया है। ये शब्द मेरे नहीं है, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल भोपाल में कहा कि भारत ही नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी ने अपनी बहनों को यह तोहफा दिया है। मजे की बात यह है कि इस देश के लोग ये नहीं पूछते कि अगर 200 रुपए कम करने का श्रेय नरेंद्र मोदी को है तो जो 450 से 1100 रुपए तक का सफर है उसका श्रेय किसको जाएगा।
जब कीमतें बढ़ाई जा रही थी एलपीजी की, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की थी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्षों ने, मुख्यमंत्रियों ने? तो इस अखंड पाखंड को समझने की जरूरत देश को है। एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं बुशरा जी, बात सिर्फ पेट्रोल पदार्थों, एलपीजी, पेट्रोल डीजल की कीमतों की है। तो हर चुनाव से पहले, पिछले 31 विधानसभा चुनाव के आंकड़े आप निकलवा लीजिए, ज्यादातर चुनाव से पहले इन जरूरी चीजों की कीमतें केंद्र सरकार घटाने का काम करती है। यद्यपि जब बढ़ाए जाते हैं तो वे कह देते हैं पेट्रोलियम कंपनियां बढ़ाती हैं, हमारा क्या रोल है इसमें? वर्दीपुरी साहब का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। लेकिन अगर इसका श्रेय, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है कि हम एकजुट हो रहे हैं, इंडिया की बैठक होने वाली है इसलिए ये कीमतें कम हुई हैं, तो इसका जवाब बीजेपी ने जो दिया, जो मैंने शुरू में कहा था, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये बीजेपी फॉर इंडिया ने, हेमंत भाई आप भी देखिएगा, बीजेपी फॉर इंडिया ने आज एक पोस्टर अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया, उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। ये क्या कह रहा है? ये टर्मिनेटर जो हॉलीवुड की प्रसिद्ध फिल्म है, उसके नाम से लिखा हुआ, नरेंद्र मोदी जी की फोटो लगी है, नरेंद्र मोदी टर्मिनेटर 2024 आई विल बी बैक। ये टर्मिनेटर का अर्थ शायद बीजेपी के आईटी सेल को नहीं मालूम होगा कि टर्मिनेटर माने तो समाप्त करने वाला, समापक, अगर उसको हिंदी में गूगल पर आप ढूंढेंगे। यानी अब सोशल मीडिया पर चल रहा है कि नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी के टर्मिनेटर हैं, नरेंद्र मोदी भाईचारे के टर्मिनेटर हैं, नरेंद्र मोदी संविधान के टर्मिनेटर हैं। ये सारी चीजें अब आ रही हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी विपक्ष की इस एकता से कुछ ज्यादा ही डरे हुए हैं, ज्यादा ही चिंतित है। जलील आली का एक शेर है बुशरा साहिबा, क्या क्या दिलों से खौफ, क्या क्या दिलों का खौफ छुपाना पड़ा हमें, क्या क्या दिलों का खौफ छुपाना पड़ा हमें, खुद डर गए तो दूसरों को डराना पड़ा हमें, तो सबको डराना पड़ा हमें। तो सच्चाई ये है कि डरे हुए नरेंद्र मोदी है, डरी हुई एनडीए है, डरा हुआ भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, वरना विपक्षी गठबंधन हमेशा से होते आए हैं। खुद एनडीए में कितने सारे विपक्षी दल, कितने सारे सहयोगी दल शामिल हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की 3 बार सरकार बनी थी, वो भी गठबंधन सरकार थी। तो लोकतंत्र में दूसरे विपक्षी दलों को एकजुट होते हुए देखना इतना नाकाबिले बर्दाश्त क्यों हो रहा है सत्ताधारी दल को और उसके नेताओं को? ये सोचने की बात है। इससे ऐसा भी लगता है कि जो वोटों का बिखराव था, उसे एकजुट होते हुए देखकर बीजेपी और नरेंद्र मोदी चिंतित हैं। चिंता करना स्वाभाविक है, पर वो लड़ाई इस रूप में अगर लड़ी जाएगी कि विपक्ष के गठबंधन को शिवराज सिंह चौहान सांप बिच्छू और गीदड़ और जाने किस का मेल बताएं, तो उन्हें ये याद दिलाना जरूरी है कि उनकी खुद की केंद्र सरकार में कई सहयोगी दल शामिल हैं। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में असम्मानजनक बात है कि दूसरे लोग जब एकजुट हों तो आप उनकी तुलना सांप बिच्छू और लोमड़ी और सियार से करने लगे, और खुद की सरकार में 31 दल या 28 कितने दल शामिल हैं। फिलहाल मुझे लगता है इस पर नजर रखना होगी कल और परसों की, और मैं हेमंत जी की इस बात से सहमत हूं। इस गठबंधन में बसपा या मायावती से कोई उम्मीद हमें नहीं करना चाहिए। वो ईडी, सीबीआई, आईडी सबके प्रभाव से इधर आने वाली नहीं है भोले से भी। जी बुशाई। और ऐसे भी अगर देखें मायावती का और इससे ज्यादा नुकसान क्या हो सकता है कि बिल्कुल वो हाशिए पे चली गई है, और डर के और उनका और क्या नुकसान होगा। फिलहाल आप ये देखिए कि लोकसभा में 1 सीट, विधानसभा में 1 सीट, पिछली बार तो वो कहीं पर थी ही नहीं, और किस तरह से टिकट के बंटवारे भारतीय बीएसपी में होते हैं, ये भी सबको, ये भी जग जाहिर है। और टर्मिनेटर का आपने जिक्र किया, अभी तक तो, कल तक तो परोपकारी बताया जा रहा था प्रधानमंत्री को कि 200 रुपए का देखिए छूट देकर एक तरह से परोपकार उन्होंने किया है, और कितने दयालु हैं, कितना बड़ा उनका दिल है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी। और आज उनको टर्मिनेटर की उपाधि दी गई है, और उसको लेकर सुप्रिया श्रीनिवास जो है उन्होंने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा है कि टर्मिनेटर की ना आत्मा है, ना भावना है, ना कोई परिवार, वो बस दंगा, तबाही, विध्वंस के लिए जाना जाता है। ये आपकी तस्वीर दहकते हुए मणिपुर की है क्या? सही चित्रण है। तो ये भी आप ये देखिए कि बहुत जबरदस्त तरीके से जो सोशल मीडिया टीम है कांग्रेस की, वो भी काम करती हुई नजर आ रही है, और उस पर पूरी जो है जवाब जिस तरह से दिया गया है, अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या पलटवार किया जाता है। इस सबके बीच चाइना की बात करना भी बेहद जरूरी है कि किस तरह से चाइना जो है अपनी दादागिरी लगातार जो है वो दिखा रहा है। इससे पहले मैं इसके सवाल पर आऊं
बेंगलुरु जाने से पहले और जब राहुल गांधी से चाइना का सवाल जो है पूछा गया मीडिया की तरफ से, सुनिए कि क्या कुछ उन्होंने कहा। मैं तो सालों से कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं लद्दाख से आया हूं भी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। थैंक यू। तो जमीन तो उन्होंने ले ली है, प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए, ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। और 19 दौर की, कमांडर दौर की जो है वो बातचीत हो चुकी है। लगातार ये कहा जा रहा है कैंडिड कॉन्वर्सेशन हुई थी ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री की, शी जिनपिंग की। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं कि कैसे वो सोफे पे बैठे हैं, कैसे प्रधानमंत्री खड़े हैं, कितना कैजुअली उनसे हाथ मिलाते हैं और दूसरे नेताओं से किस तरह से गर्मजोशी से वो मिलते हैं। G20 का हम ये सम्मेलन कर रहे हैं और 3 दिन के लिए दिल्ली पूरी तरीके से बंद रहेगी इस सम्मेलन की वजह से। कितना उन लोगों का नुकसान भी होगा वो उसकी बात हम अलग से करेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि सबके बीच चाइना ने सीधे तौर पर ये कहा है और ये नक्शा जो है वो जारी कर कि अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन जो है उसको अपना हिस्सा बताया है। तो लाल आंख हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री तो नहीं दिखा पाए, लेकिन लाल, पीली, नीली हर तरह की आंख जो है चाइना जरूर दिखा रहा है। हेमंत जी, आप ये देखिए कि हमने देखा ब्रिक्स सम्मेलन में पूरी बॉडी लैंग्वेज हमने देखी प्रधानमंत्री की, और इसीलिए मीडिया की उन खबरों से जो ढिंडोरा पीटा जाता था उससे भी वो तमाम खबरें गायब रही। लेकिन कांग्रेस के हैंडल से लगातार वो तस्वीरें, वो वीडियोस जारी होगी। उसके बाद जब लौट कर आते हैं प्रधानमंत्री तो देखिए क्या तोहफा देता है चाइना G20 से पहले। और ऐसे में कांग्रेस भी ये सवाल पूछ रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है और सवाल पूछा है कि क्या ऐसे देश की मेजबानी करेगा इंडिया जो ये कह रहा हो कि अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन जो है वो उसका है, अपने नक्शे में दिखा रहा हो। 20 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं, हजारों किलोमीटर की जमीन चाइना हड़प चुका है, राहुल गांधी बार बार कहते रहे हैं। भी निकल के आई है जी, अन्य जो वीडियोस के थ्रू ब्रिक्स सम्मेलन के बाद जिस तरह की नई छवि, क्योंकि मुख्य धारा का मीडिया जो सोकाल्ड है वो तो दिखाएगा नहीं कुछ भी, उनको तो सिर्फ लहलोट होना है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आ रहे हैं मौके के, वो नरेंद्र मोदी की सभी पूरी की पूरी जो छवि जो उन्होंने गढ़ी थी पिछले कुछ समय में, वो ध्वस्त कर दिया है उसको। एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई है उन सारी पिक्चर्स, उन बॉडी लैंग्वेज के साथ के, कि नरेंद्र मोदी केवल भाषण और लफाजी के शेर है, जब मौका आता है तो वो ढेर है। ये साबित हुआ है वहां पर ब्रिक्स के दौरान और पूरे चाइना के इशू के दौरान। मुझे आप एक बात बताइए, ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान क्या कि आज मीटिंग होती है, हैंडआउट कल जारी किया जाता है। चाइना उसमें कहता है कि भारत के आग्रह पर हुई, भारत कहता है चाइना के आग्रह पर हुई। भारत कहता है कैंडिड कन्वर्सेशन हुआ। उस कैंडिड कन्वर्सेशन के 3 दिन के अंदर एक नक्शा जारी करता है चाइना, और वो नक्शा कब जारी करता है, वो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमीडिएटली आफ्टर लाल आंख, जब लाल आंख दिखाई होगी, मोदी जी तो लाल आंख दिखा के बात ही करते हैं चाइना से, और उसके बाद 3 दिन के बाद वो जारी करते हैं। 10वें दिन, ठीक 10वें दिन, अब हम उनको रेड कारपेट पे वेलकम करने वाले हैं शी जिनपिंग का दिल्ली के अंदर। एक एग्रेसर देश को आप अपने यहां बुलाकर बिरयानी खिलाएंगे? आप आज तक चाइना का नाम नहीं लेते हैं। आप मुझे ये बताइए, जो देश, चाइना ने हमारी हजारों स्क्वायर किलोमीटर जमीन हड़प ली और प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है, तो उनको इस नक्शे से क्या प्रभाव असर पड़ता है? इस देश में एक नए सरदार पटेल है जिन्होंने लोकसभा में ये कहा था थोड़े दिन पहले कि हम अक्साई चीन को भी लेकर दिखाएंगे, अगर आपको ध्यान हो तो। उन दोनों के मुंह से किसी से अक्साई चीन निकलता है क्या अभी? उनका ये कहना है कि साहब अगर नक्शे पे कुछ दे दिया है, ऑन रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। कल ग्लोबल टाइम्स पे वो जारी हुआ था नक्शा, उसमें क्या क्या है आपको पता है? वो केवल भारत तक सीमित नहीं है, वो अरुणाचल या अक्साई चीन तक सीमित नहीं है, उसमें जापान का भी तट है, उसमें पूरी ताइवान स्टेट्स है, उसके अंदर पूरा साउथ चाइना सी है। ये पूरी इंटरनेशनल बिरादरी के लिए चैलेंज है, ये केवल एक भारत का सवाल नहीं है। लेकिन हमारे यहां अगर कभी पाकिस्तान का कोई बात हो तो अब तक तो सारी भारतीय जनता पार्टी रणबांकुरे हो गए होते। लेकिन चाइना के मामले में तो ऑफिशियल जो ये नक्शा की बात है, जो बदतमीजी उन्होंने की है, उसको लेकर के एमए की भी कोई स्टेटमेंट देखी है क्या आपने?
और कहते क्या है कि नक्शे पे कुछ आ जाने से कुछ नहीं होता, तो फिर आप तो पाकिस्तान और बाकी देशों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं अगर नक्शे पे आने से कुछ नहीं होता? ये डिप्लोमेसी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। और जिस तरीके से भारत की भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार इस पूरे इश्यू को, चाइना वाले इश्यू को, उस एग्रेशन को, उनका जो हमारे बीच शहीदों वाली बात आपने जो की, उस सारे मामले को एड्रेस कर पाने में, उसको एडमिट कर पाने में और उसका जवाब दे पाने में जिस तरीके से नाकाम रही है, वो उनकी उस खोखले वादों को, उन खोखले दावों को, उन 56 इंची सीनों को, उन सरदार पटेलों की लफाजी को बुरे तरीके से एक्सपोज कर रहा है। और एक बात मत भूलिएगा, 1964 से पहले लगातार जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता कहां थी? 1962 तक लगातार वो ऊपर बढ़ते जा रहे थे। चाइना ने एक पीठ में छुरा घोंपा और उसकी जान, उसकी जो कीमत थी, और जवाहरलाल नेहरू जी को ऐसा कहा जाता है कि उनको अपनी जान देकर गंवानी पड़ी, उन्होंने इतना गंभीरता से उसको दिल पे ले लिया। चाइना किसी भी कीमत पर भारत की सॉवरेंटी को हर पॉसिबल तरीके से लगातार चैलेंज कर रहा है, हमारे आत्मसम्मान को झकझोर रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री और पूरी भारतीय जनता पार्टी, आप उनका नाम लेके देखिए, पूरी आईटी सेल आपको ट्रोल करने लग जाएगी। क्या देश की सीमाओं की, क्या देश की सॉवरेंटी की बात करना देशद्रोह है क्या बुशरा जी? आप नहीं बोलते तो क्या हम सवाल भी नहीं उठाएं क्या? और उस सारे के बावजूद पूरी भारतीय जनता पार्टी के तंत्र से आप चाइना का नाम लेके दिखाइए, ये है इनका 56 इंची और छद्म राष्ट्रवाद। जबकि हकीकत ये, जैसे ही राहुल गांधी कोई सवाल पूछते हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप खुद जवाब दे दीजिए ना कि ये जो बफर जोन था ये इंडिया की जमीन में नहीं बना है। वो 20 जवान क्या चाइना के अंदर घुस गए थे क्या जो हमारे शहीद हुए? कमाल की चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र कितनी बेशर्मी के साथ चाइना के मसले पर चुप है। और पाकिस्तान की जरूर, महंगाई की बात भी पाकिस्तान की करेंगे, अरे अपनी कर लो, महंगाई है, बेरोजगारी, हाहाकार पाकिस्तान में, फलाना ही। चाइना के साथ मामले में जो हमारे जो विदेश मंत्री थे जयशंकर, उन्होंने जो नाक कटवाई देश की, ये कह के कि वो हमसे बड़ी इकोनॉमी है, मैं उनसे पंगा ले लूं क्या? वो पूरे दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी, जो दुनिया की कौन सी सेना, कितनी बड़ी, वो कितनी बड़ी आर्थिक शक्ति है, दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति है। और मोदी जी अगर दोबारा कहीं आगे तो तीसरी भी बना देंगे, ऐसा उनका दावा है। और उसके बाद आप ये कहते हो कि चाइना हमसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। ऐसा कोई भी बयान क्या आप कल्पना कर सकते हैं दुनिया में कोई दे सकता है? आप देखिए यूक्रेन कितना सा देश है और रशिया के नाक में दम कर दिया उन्होंने। हमारी सेना, उसकी बहादुरी को आप इस तरीके से वो करेंगे क्या? आपकी अर्थव्यवस्था इसमें कहां आ गई है? तो बहादुरी की बात है, सॉवरेंटी की बात है, सेना के मैंडेट की बात है। इसका मतलब यह है कि नेतृत्व कमजोर है। नेतृत्व का जो पॉलिटिकल एजेंडा है, नेतृत्व का जो गवर्नेंस है, इट हैज मिजरेबली फेल्ड ऑन चाइना फ्रंट। आप सुब्रमण्यम स्वामी के एक से एक बयान देखिए, वो क्या कह रहे हैं कि चाइना के मसले पर वो तमाम उंगलियां उठाते हैं नरेंद्र मोदी के ऊपर। उन्होंने यहां तक कहा कि चाइना के साथ आपकी कमजोर नस दबी हुई है, अगर आप उनको सामने सीना तान के खड़े नहीं हो सकते तो आप मार्गदर्शक मंडल में चले जाइए और ये कुर्सी किसी और को सौंप दीजिए, यहां तक भी कहा सुब्रमण्यम स्वामी ने। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र चुप है। इसका मतलब देयर इज समथिंग मच मोर दैट मीट्स द आई। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी क्या दो टूक ये कह सकते हैं कि अगर चाइना ने एग्रेशन खत्म नहीं किया तो हम उनको G20 में इन्वाइट नहीं करेंगे। द कंट्री इज वेटिंग फॉर दैट मूवमेंट। और ये नरेंद्र मोदी के लिए इतना बड़ा नुकसान होगा अगर आते हैं शी जिनपिंग बिना इस सारे खेल को खत्म किए, अरुणाचल वाले को, ईस्टर्न लद्दाख वाले को, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। और जो नेहरू जी के साथ हुआ था कि उनको जो उनका जो पूरे देश की जो हुई, आज भारत बहुत बड़ा देश है, आज की भारत की ताकत को पूरी दुनिया जानती है, उसके बावजूद भी आप चाइना को लेकर के चुप क्यों? तो जयशंकर के शब्दों को ही प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं पुष्टि करते हुए दिखाई देते हैं कि वो चाइना का नाम नहीं लेते, लेकिन पूरा देश देख रहा है और ये देश इस चीज को माफ नहीं करेगा, क्योंकि चाइना से हमारा पुराना स्कोर है 1962 का। देश तो उम्मीद कर रहा था कि चाइना को मुंह तोड़ जवाब देगा, आप तो बोल ही नहीं रहे। तो ये सारी चीज नरेंद्र मोदी के लिए एक वाटरलू साबित होने जा रही है 2024 के चुनाव में, ये आप निश्चित मानिएगा। जी बिल्कुल। और उससे पहले एक उनका लिटमस टेस्ट जो है वो जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर है। और जाहिर सी बात है, घबराहट है, डर है, परेशानी है, माथे पर पसीना है, माथे पर सिलवटें हैं, पूरी बॉडी लैंग्वेज जो है उनकी पूरी बता रही है कि किस तरह की घबराहट है। और खाली सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगा देने से बड़ी बड़ी इससे सिद्ध नहीं हो जाता है कि वाकई में
वो कर पा रहे हैं जिसके उन्होंने वादे किए थे। और चाइना को लेकर बार बार जो लाल आंख वाली बात है वो बार बार पूछी जाती है कि आखिर कहां गई वो लाल आंख और कहां गया वो 56 इंच का सीना। और ये मुश्किलें लगातार अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अब लगातार विपक्ष जो है, जैसे हर मुद्दे पर जो हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है और हर चीज पर जो जवाबदेही जो है वो तय कर रहा है, उससे साफ जाहिर है कि पहले भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव सेट करती थी और लगता ही था कि विपक्ष और कांग्रेस जो है उसके पीछे पीछे उसके जवाब देते हुए नजर आते थे। लेकिन अब इसका बिल्कुल उलट होता हुआ ही नजर आ रहा है कि नैरेटिव अब विपक्ष सेट करता है, कांग्रेस सेट करती है और भारतीय जनता पार्टी उसका पीछा करती हुई नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और हम आपको लगातार इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग होने जा रही है महाराष्ट्र में, उसकी कवरेज हम आपको, ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको दिखाएंगे 31 और 1 तारीख को। तो लगातार दिन भर तो बने रहिएगा आप डीबी लाइव के साथ। फिलहाल आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।